कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 117 सीटों पर आज वोट डाले गए। साथ ही ओडिशा विधानसभा के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी मतदान पूरा हो गया। इसके साथ ही 1640 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। तीसरे दौर में भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आई। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे और पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्सुकता देखी गई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए थे। और तीसरे दौर में शाम 7 बजे तक 65% मतदान दर्ज किया गया है, जिसके और बढ़ने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा वोटिंग असम में 81% और पश्चिम बंगाल में 80% हुई है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ 79% वोटिंग हुई है। बिहार में 60%, गोवा में 71% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। वहीं गुजरात में 62%, जम्मू कश्मीर में 12%, कर्नाटक में 66% मतदान दर्ज हुआ है। तीसरे चरण के मतदान के लिए कई वरिष्ठ नेताओं और सेलिब्रिटीज ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने भी अहमदाबाद में जाकर वोट डाला। दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने गुजरात के भरूच में अपना वोट डाला। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उनकी पत्नी ने राजकोट के पोलिंग बूथ से मतदान किया। उधर दक्षिण में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में मतदान किया। ओडिशा की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला। और केरल में भी आज मतदान हुआ, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में मतदान किया। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी पत्नी के साथ ओडिशा के तलचर में वोट डालने पहुंचे। और किस तरह का मतदान रहा गुजरात में, साथ ही हम बात करें कि किस तरह का मतदान रहा केरला में, तो केरला में तिरुवनंतपुरम में मौजूद हैं रजत केन मेरे सहयोगी, और गुजरात के अहमदाबाद में रविंद्र शेरान मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पहले गुजरात का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह का मतदान रहा वहाँ पे। हालांकि कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, किस तरह का शहरी और गाँव के इलाकों में रुझान देखने को मिला? दिक्कत नहीं है जी। देखिए अभिलाषा, सवेरे जिस तरीके से 7 बजे वोटिंग का समय था, लेकिन लोग उसके पहले ही यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, कतारों में लगना शुरू हो गए थे। और कई इस तरीके के उत्साहित मतदाता हम लोगों को मिले जिनको कि फ़्लाइट पकड़नी थी, यानी कि खाली वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वोटिंग जो है वो शुरू हो और वो लोग वोट करके और तुरंत यहाँ से निकलें। कई लोग दूर दराज, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से वोट डालने के इरादे से कई लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे करीब 8 बजे के आसपास जो है अपना मताधिकार का प्रयोग किया। और उसके बाद जब वो वोट डाल के जब निकले अपने क्षेत्र से, तो तमाम सड़क के दोनों तरफ लोग उनको देखने के लिए आए। उसके बाद अमित शाह के साथ लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और अहमद पटेल सरीखे तमाम बड़े दिग्गजों ने जो है वोट का प्रयोग किया है। और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मतदान देखने को मिला है। पिछली बार 63% के आसपास जो है मतदान हुआ था। इस बार चुनाव आयोग को उम्मीद है कि उससे ज़्यादा मतदान जो है इस बार होने की उम्मीद है। और जिस तरीके से स्वीप कैंपेन चलाए थे, जिस तरीके से इस बार खास तरीके से मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे, दिव्यांगों के लिए मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए थे। और एक खास बात जो है कि जूनागढ़ का जो क्षेत्र है जी, गिर के जंगलों में करीब 35 किलोमीटर दूर चुनाव आयोग की टीम गई थी और एक मतदाता जहां पर था
उस मतदाता के लिए भी विशेष तौर पर एक पोलिंग बूथ जो है वो बनाया गया था। तो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि आखिरी मतदाता जो कहीं भी दूर दराज के इलाके में रहता है वहां तक जाया जाए और उसको सुविधा दी जाए ताकि अपने मत का अधिकार का वो प्रयोग कर पाए। और इसी कड़ी में चुनाव आयोग को उम्मीद है कि पिछले सालों में जो चुनाव में मत प्रतिशत हुआ है उससे अधिक मतदान यानी इस कुछ बार और इजाफा हो और सकता अधिक से है। अधिक रविंद्र, लोग आ सकें। बिल्कुल महिलाओं के रविंद्र, लिए रजत का हम रुख कर लेते हैं। रजत, केरल की बात करें, सबसे साक्षर राज्य, उस तरह का रुझान लोगों में देखने को मिला, खासतौर पे जो महिलाएं हैं और जो पहली बार वोट डाल रहे थे उनमें कितना उत्साह देखने को मिला केरल में? अभिलाषा काफ़ी उत्साहित है यहाँ पे जो मतदाता और खासकर की जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो कई तादाद में हमें कई पोलिंग मिले, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी साक्षर राज्य है तो यहाँ पे जो वोटर हैं उनको अपने जो चुनाव की अहमियत पता है, अपने वोट की अहमियत पता है और काफ़ी जागरूक मतदाता है केरल का। जो यहाँ पे जो इश्यूज़ रहे हैं उसके बारे में जो है काफ़ी कहा जाए चौंकाने वाली जो है, जिस तरह से बहुत आर्टिकुलेट अपने पॉइंट कर रहे थे, तो वाकई में देखने वाली बात होती है। जहां तक मतदान की अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो इस बार जो है 73% से ऊपर यहाँ मतदान हुआ है, जो कि कह सकते हैं लगभग 74% के बराबर है, जो कि 2014 में था। और केरल उन राज्यों में है जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की जो औसत है उससे ऊपर की पोलिंग होती है। गौर करने वाली बात इसमें यह भी है कि तिरुवनंतपुरम जहां पे एक बहुत ही जबरदस्त ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है, शशि थरूर और कुमरन माफ कीजिएगा बीजेपी के जो शेखर और साथ में जो सीपीआई के नेता हैं दिवाकरन, उनके बीच में बहुत ही ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट यानी है। मुकाबला बहुत कड़ा है तिरुवनंतपुरम में, लेकिन कुल मिलाकर जो मतदान है वो शांतिपूर्ण रहा और उत्सुकता काफी देखने को मिला मतदाताओं में। गुजरात की बात करें या केरल की बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी हमें देने के लिए। शुक्रिया रविंद्र आपका और रजत आपका भी। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और इनमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत शामिल हैं। इस चरण में कुल 10 सीटों पर 120 उम्मीदवार मैदान में हैं और तीसरे चरण की दिलचस्प सीटों में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की बीजेपी से सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और इसके अलावा तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में आजम खान, जया प्रदा, शिवपाल यादव, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य, धर्मेंद्र यादव और संतोष गंगवार जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर सबकी निगाहें हैं उनमें मैनपुरी सबसे अहम है। यहां से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मैदान में हैं और इनका मुकाबला यहां बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य से बताया जा रहा है। वहीं रामपुर लोकसभा सीट सबसे चर्चित बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा और समाजवादी पार्टी के आजम खान के बीच यहां मुकाबला बताया जा रहा है। और रुक करें अगर पीलीभीत सीट का, तो यहां बीजेपी उम्मीदवार हैं वरुण गांधी, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा से है। उत्तर प्रदेश के बरेली सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता संतोष गंगवार 8वीं बार चुनाव मैदान में हैं और उन्हें कांग्रेस के प्रवीण एरन चुनौती दे रहे हैं। बदायूं की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव हैं, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी सलीम इकबाल शेरवानी से सीधी टक्कर मिल रही है और बीजेपी ने इस सीट से संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद, यहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और उनके भतीजे अक्षय यादव आमने सामने हैं। वहीं यहां पर बीजेपी ने चंद्रसेन जादौन को प्रत्याशी बनाया है। बिहार में भी आज मतदान हुआ। यहां तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। राज्य में तीसरे चरण की 5 सीटों पर 82 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो गया है। बिहार की राजनीति में मधेपुरा की सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। मुख्य मुकाबला एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव, जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और शरद यादव के बीच है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोट पड़ गए और बीजेपी के लिए गुजरात सबसे अहम है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गृह राज्य है। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट गुजरात की सबसे अहम सीटों में से एक है। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी साल 1998 से इस सीट से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को यहां टिकट मिला और चुनावी मैदान में इस बार अमित शाह हैं। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 26 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों के लिए 371 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो गुजरात के जिन सीटों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर सीट शामिल है। इस सीट से इस बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने सीजे चावड़ा को इस सीट से मैदान में उतारा है। वहीं सूरत सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी ने एक बार फिर अपने मौजूदा सांसद दर्शना जरदोश पर भरोसा किया है और कांग्रेस ने इस बार यहां से अशोक अधेवड़ा को मैदान में उतारा है। वहीं दाहोद लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बाबूभाई कटारा को मैदान में उतारा है और बीजेपी की तरफ से केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह भाभोर मैदान में हैं। बीएसपी ने दाहोद सीट पर धुलाभाई भाभोर को प्रत्याशी बनाया है। तो एक तरफ जहां तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ तो वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि ममता दीदी की सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनके साथ उठ खड़ी हुई है। एक राज्य का मुख्यमंत्री जब सरेआम गरीबों को लूटने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाए तो स्थिति आप समझ ही सकते हैं। भाई और बहनों, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी मारे गए, इस बात का तो उनको सबूत चाहिए, लेकिन गरीबों की कमाई को किसने लूटा, उसके सबूतों को मिटाने का ये दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर में कहा कि हमारी सरकार ने मिशन शक्ति के तहत अंतरिक्ष में भी कामयाबी पाई। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा कैसे बालासोर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। मिशन शक्ति यानी सिर्फ 3 मिनट में स्पेस में सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता भारत ने हासिल की है। यही बालासोर से ये टेस्ट किया गया था। यहां से मिसाइल निकली, 3 मिनट में अंतरिक्ष में जाकर के सैटेलाइट को मार गिराया। आज उसके कारण आज भारत ये ताकत कमाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड की राजधानी रांची में भी रोड शो किया। प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक जनसभा को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान आतंकवादियों के हमले होते रहे और सरकार ने कुछ नहीं किया। 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जवालिया
भारत के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उनकी सरहदों में जाकर उनके सर को अपमानित कर। मित्रों, आज भी मैं नहीं भूल सकता किस प्रकार से हमारे भाई हेमराज का सर काट कर ले गए और अपने पैरों से उसको रौंद कर अपमानित किया। देश के प्रधानमंत्री उस वक्त उफ नहीं करते थे, मौनी बाबा के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, आवाज नहीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय योजना से सबके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। 10 साल का, 5 साल का, 1 महीने का, कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपए 1 साल का, 3,60,000 रुपए 5 साल के, 5 करोड़ परिवारों को 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है। अब देखिए, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? 2 कारण है, 3 कारण है। एक, पिछले 5 साल का अन्याय। इसके अलावा राहुल गांधी ने राजस्थान के डूंगरपुर में भी रैली को संबोधित किया। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का हुआ है, लेकिन अगले 5 साल सिर्फ न्याय होगा। हमने निर्णय ले लिया है 2019 के बाद किसी भी आदिवासी युवा को, किसी भी राजस्थान के युवा को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप जाके अपना धंधा चालू करो, आप अपना धंधा चालू करो, काम शुरू करो, युवाओं को रोजगार देना शुरू करो, और 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, जब आपके लिए 30-40 युवा काम करेंगे, तब आप जाके सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लो। आज दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कांग्रेस की शीला दीक्षित, अजय माकन और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष और 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे से होगा। वहीं मुक्केबाज विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दक्षिण दिल्ली में विजेंद्र सिंह का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से होगा। अजय माकन ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं ब्रजेश गोयल। फिल्म अभिनेता सनी देओल आज बीजेपी में शामिल हो गए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ने उन्हें गुरदासपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता सनी देओल को गुरदासपुर से टिकट दिया गया है। किरण खेर को चंडीगढ़ से एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। सोम प्रकाश को होशियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया। इस दौर में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होना है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 26 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। छठे दौर में 12 मई को मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार 10 मई को खत्म हो जाएगा। छठे दौर में उत्तर प्रदेश की 14 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीटें, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8 सीटें शामिल हैं और इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटें, झारखंड की 4 सीटों में छठे दौर में मतदान होना है। इस दौर में दिग्गज नेताओं की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, मेनका गांधी, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह की किस्मत का फैसला
इसी दौर में होगा। छठे दौर में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जगदंबिका पाल मैदान में हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय माकन, मनोज तिवारी की सीट भी छठे दौर में ही है।